दूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू दिल की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू दिल की सदा। मितवा मेरे यार, तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। हाँ जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आप लोगों को बीवीडी स्टडी पॉइंट में। तो कल हम जो इतिहास का प्रथम क्लास लिए थे, जिसमें था यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सेकेंड बार लैब में उपस्थित हुए हैं, तो सेकेंड बार इस यहाँ तक हमने पिछले क्लास में कर दिए थे पूरा। फ्रांस के बाद आता था ऑस्ट्रिया, फ्रांस के बाद क्या आता था दोस्तों? ऑस्ट्रिया। तो आज हम ऑस्ट्रिया के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ होता है? वियना दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ होता है? वियना। ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस, उसी तरह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो आज हम जानेंगे ऑस्ट्रिया। जैसे कि हम देखे थे यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो फ्रांस के बाद आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक था, इसका युग 1815 से 1848 तक, इस युग के सर्वे सर्वा था। कभी काल ध्यान रखना दोस्तों, कभी काल पूछा जाता है कि मेटरनिक युग है क्या, मेटरनिक युग है क्या? तो ध्यान रखना 1815 से 1848 ईस्वी के बीच मेटरनिक द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्थान में जो कार्य किया गया था, इस युग को हम मेटरनिक युग कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्या 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच मेटरनिक ने अपने समावतार में योगदान दिया ऑस्ट्रिया को चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए, जिसे ही मेटरनिक युग कहा जाता है। समझे दोस्तों? मेटरनिक युग क्या हुआ? मेटरनिक युग 1815 से 1848 तक। ध्यान रखना, कभी काल पूछा जाता है कि मेटरनिक युग कब से कब तक था, तो 1815 से 1848 ईस्वी तक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया के बाद आता है, ऑस्ट्रिया के बाद आता है, ऑस्ट्रिया के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, तो ऑस्ट्रिया के बाद आता है इटली। एकीकरण की बात होता है। क्या होता है? जो मोस्ट भेविया है दोस्तों, ध्यान रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इटली एकीकरण, हम जानते हैं कि इटली एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में इटली एकीकरण। ध्यान रखना दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि इटली एकीकरण कब हुआ था, तो ध्यान रखना इटली एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य सब ये है कि इटली एकीकरण जो हुआ, तो इसमें नायक कौन कौन था? तो सर्वप्रथम हुआ मेजनी, काउंट कबूर, गेरिबाल्डी। मेजनी, काउंट कबूर, गेरिबाल्डी। तो हम चलते हैं मेजनी पर। किस पर? मेजनी पर। ध्यान रखना दोस्तों, जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम बताते हैं, वो नोट करते रहना आप लोग। यदि आप लोगों को कहीं त्रुटि हो, समझने में दिक्कत हो, तो कमेंट के माध्यम से जरा हमको सूचित करेंगे आप लोग। ध्यान रखना। क्या अब हम बात करेंगे मेजनी के बारे में। तो इटली एकीकरण के मसीहा मेजनी को कहा जाता है।
इटली एकीकरण के मसीहा किसको कहा जाता है दोस्तों? मेजनी को। ध्यान रखना है, इटली एकीकरण को मसीहा मेजनी को कहा जाता है। अब इसका योगदान क्या है इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा। इटली एकीकरण में इसका योगदान सराहनीय है। इटली एकीकरण के मसीहा कुशल साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारधारा के समर्थक एवं कुशल सैनिक भी था। कुशल सैनिक भी था मेजनी। मेजनी क्या था दोस्तों? इटली एकीकरण के मसीहा, कुशल साहित्यकार, सैनिक एवं लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे। कौन थे? मेजनी, जो इटली एकीकरण में अपना सर्वस्व शक्ति न्यौछावर किया है। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजनी कौन थे? इस तरह भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोगों से 2 नंबर या 3 नंबर में। कभी काल पूछ देता है मेजनी के बारे में वर्णन करें, इटली एकीकरण के बारे में, तो 5 नंबर में हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी पूछता है बराबर। अब आता है दोस्तों, मेजनी कौन थे? तो इटली एकीकरण के मसीहा, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक विचारधारा के समर्थक कौन थे? मेजनी। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजनी। उसके बाद आता है काउंट कबूर। क्या आता है? काउंट कबूर। काउंट कबूर भी ये जो इटली एकीकरण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या दिया है? काउंट कबूर इटली एकीकरण में। इसके बाद काउंट कबूर जो इटली का एकीकरण चल रहा था उसमें सर्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुअल ने काउंट कबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था। ध्यान रखना दोस्तों, इसको बराबर आता है क्वेश्चन। विक्टर एमेनुअल ने काउंट कबूर को किस पद पर नियुक्ति किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री पद पर। ध्यान रखना दोस्तों, बराबर क्वेश्चन आता है कि विक्टर एमेनुअल ने काउंट कबूर को किस पद पर नियुक्ति किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। यह ध्यान रखना। ये भी कुशल साहित्यकार, राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे एवं कूटनीतिक भी थे। कौन? काउंट कबूर। ध्यान रखना दोस्तों, इटली एकीकरण में काउंट कबूर कुशल साहित्यकार, राजनीतिक धारा एवं लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक एवं कूटनीतिक भी थे, जिसको विक्टर एमेनुअल ने, जो प्रशा के शासक था, वो रखा था इसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करके। उसके बाद आता है गेरिबाल्डी। इसके बाद क्या आता है? गेरिबाल्डी। इसके बारे में जानेंगे। इटली एकीकरण में इसका क्या योगदान है दोस्तों? ध्यान रखना, नोट करते जाएंगे। जो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहना और अपने नोटबुक में ये तैयार करते रहना। ये बारीकी से हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप लोगों को इस तरह का मौका नहीं आएगा। आप लोगों को लाइफ की सवाल जो उपलब्ध आपकी जीवन भर के आप 10 वर्ष मेहनत की, उसकी इस बार 2021 2021 में इसका वैल्यू आपको सामने आएगा। तो इसीलिए एक एक तथ्य को नोट करते रहना। जो दिक्कत हो जरा हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। तो अब हम चलेंगे किस पर? गेरिबाल्डी। जो इटली एकीकरण में इसका क्या योगदान है दोस्तों? गेरिबाल्डी का। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ये अपना जीवन यापन नाव चलाकर करते थे। जो इटली एकीकरण में इसका भी बड़ा योगदान देखा गया है। क्या है? गेरिबाल्डी पेशे से क्या है? नाविक। क्या? नाविक। बराबर क्वेश्चन आता है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या है? गेरिबाल्डी पेशे से नाविक है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्या है? नाविक। बराबर क्वेश्चन आता है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या है? तो नाविक। समझ गए दोस्तों? इटली एकीकरण में इसका भी बड़ा योगदान है। ये भी इटली एकीकरण में अपना शक्ति सर्वस्व निछावर किया है। अब तत्पश्चात जाकर मेजनी के बाद हम जो करते हैं, मेजनी बहुत बड़ा योद्धा के रूप में उभर के आए थे इटली एकीकरण में। जो मसीहा के नाम से मेजनी ने इटली एकीकरण के दौरान यंग इटली, यंग यूरोप आदि संस्थाओं को निर्माण किया है इटली एकीकरण के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, मेजनी ने किस संस्था का निर्माण किया था इटली एकीकरण के? तो ध्यान रखना, यंग इटली, यंग यूरोप
इस तरह की संस्था को ये स्थापना किया था किसने? मैजनी। किसने किया था? ध्यान रखना, मैजनी। इस तरह का संस्था का निर्माण किया है मैजनी ने। अब देखते हैं इटली एकीकरण के बाधा कभी काल पूछ देता है, उसी तरह जर्मनी एकीकरण के भी बाधा पूछा जाता है। तो इटली एकीकरण एवं जर्मनी एकीकरण के सबसे बड़ा बाधा क्या था, इस तरह पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया। इसका सबसे बड़ा बाधा क्या था? ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना दोस्तों, इटली जर्मनी एकीकरण की मुख्य बाधा क्या थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी क्या है? वियना। ध्यान रखना, जिसके चांसलर कौन थे? मेटरनिक। ये ध्यान रखना दोस्तों, फीडबैक आ रहे हैं, आप लोगों को जरा कंस्टेंट करें। तो अब आते हैं, ये तो हम समझ गए इटली एकीकरण जर्मनी एकीकरण का, कहीं बाधा पूछे तो ध्यान रखना, आप लोग भूलिएगा नहीं, क्या है? ऑस्ट्रिया। चलते हैं अब हम जर्मनी की ओर, जर्मनी के एकीकरण। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज आप लोग मत होना। इटली एकीकरण और जर्मनी एकीकरण, ये दोनों परस्पर एक ही साथ अपने अपने चरम सीमा की ओर जा रहे थे। ये दोनों फलतः एक ही समय एकीकरण हुआ है दोनों का। कितना ईस्वी में? 1871 ईस्वी में। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। जो इटली एकीकरण जब 1871 ईस्वी में हुआ, तो जर्मनी एकीकरण कब हुआ? ये मत भटकना, ये दोनों एक ही साथ हुआ है इसका एकीकरण। इटली एकीकरण और जर्मनी एकीकरण, ये दोनों एकीकरण एक ही बार हुआ है। कितना ईस्वी में? 1871 ईस्वी में इटली एकीकरण और 1871 ईस्वी में जर्मनी एकीकरण। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार आता है कि जर्मनी एकीकरण कब हुआ, तो इटली एकीकरण कब हुआ। ये ध्यान रखना, दोनों एक ही साथ हुआ है 1871 ईस्वी में। अब देखते हैं यहाँ जो जर्मनी एकीकरण में योद्धा कौन सब है। जर्मनी एकीकरण में एक ही योद्धा सामने आते हैं उभर कर, जो है बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क। जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपना जीवन के एक एक पहलू निछावर कर दिया। तत्पश्चात जाकर जर्मनी का एकीकरण के मार्ग प्रशस्त हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, जर्मनी एकीकरण का मुख्य योद्धा कौन था? तो बिस्मार्क। ध्यान रखना, कौन था? बिस्मार्क, जो जर्मनी के लौह पुरुष नाम से विख्यात है। ध्यान रखना, ये बार क्वेश्चन आता है परीक्षा में, जो जर्मनी के लौह पुरुष कौन थे? तो ध्यान रखना, जर्मनी के लौह पुरुष बिस्मार्क थे। ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने देते हैं, यदि भारत का लौह पुरुष कौन है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। जिस तरह जर्मनी का लौह पुरुष कौन है? बिस्मार्क, उसी तरह भारत का लौह पुरुष कौन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरा हमको बताएंगे। चलते हैं, आप जर्मनी का लौह पुरुष कौन थे? बिस्मार्क। ये जर्मनी के एकीकरण के लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था। क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था। कौन? बिस्मार्क। ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन बराबर आता है कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो ध्यान रखना, किसने किया था? बिस्मार्क। ये भूलना मत, ये बार क्वेश्चन आता है, तो नोट करते रहना अपने नोटबुक में, ठीक। उसको फिर फीडबैक आप लोग स्टडी करेंगे बाद में, तो नोट एक एक तथ्य करते रहना दोस्तों। आप लोग से गुजारिश है, कृपया आप लोग के भविष्य के उज्जवल करने में सहायक होगा। ये जो क्लास चल रहा है, अगले भविष्य में ATI, पॉलिटेक्निक, IITG एडवांस इत्यादि कॉम्पिटिटिव क्लास में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो ध्यान रखना, जिस तरह इस तरह क्वेश्चन आएगा, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मार्क। जर्मनी का लौह पुरुष कौन थे? ध्यान रखना दोस्तों, तो बिस्मार्क। इस तरह का ध्यान रखना, तो सदा कंठस्थ याद करते रहना, जो आप लोगों को भविष्य में इस 10वां वर्ग के साथ साथ आगे जो भविष्य में आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव क्लास करेंगी, तो सोशल साइंस में ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो ध्यान रखना, सब नोट करते रहना दोस्तों। तो जर्मनी के लौह पुरुष समझ गए, ठीक। उसके बाद
जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये कुशल सैनिक एवं कूटनीतिक विचारधारा के भी समर्थक थे। बिस्मार्क, ध्यान रखना है, कूटनीतिक भी थे, साहित्यिक थे वे, एवं कुशल सम्राट के तौर पर भी जाने जाते हैं। किस देश की में? तो जर्मनी में। ध्यान रखना, ये जर्मनी का लौह पुरुष भी नाम से विख्यात है। यहाँ तक अब हम समझ गए। कोई को किसी तरह का दिक्कत हो जरा कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे दोस्तों। अब आते हैं, ये यहाँ तक समझ गए हम लोग जर्मनी के लौह पुरुष। अब आते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ये ध्यान रखना, इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन अलर्ट कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि तो 1871 ईस्वी में हुआ। तो डेट जरा आप लोग को यदि मालूम हो तो कमेंट के माध्यम से जरा बताना, क्योंकि हम कुछ आप लोग पर भी छोड़ देते हैं। खुद एनसीईआरटी बुक का स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चन का खुद हमें कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे। तो इस तरह फिर एक आप लोगों का क्वेश्चन है क्या, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, तो इसको डेट बताना है आप लोग को। डेट कब, दिन कब था? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जो फ्रांस एवं पर्सा के बीच हुआ था। इसके बीच हुआ था, फ्रांस एवं पर्सा के बीच। ध्यान रखना दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि पूछते हैं बराबर। ये फ्रैंकफर्ट की संधि आखिर हुआ तो किसके किसके बीच और कब? ये भी क्वेश्चन भी दिया है दोस्तों, नोट करते रहना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। इसमें आप लोगों को डेट कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर देना है। देखिए कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलते हैं, तो ये समझ के फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुई थी? फ्रांस एवं पर्सा के बीच। चलते हैं, तो ये फ्रांस एवं पर्सा के बीच इस संधि के पश्चात जो इटली एकीकरण, जर्मनी एकीकरण के कार्य संपन्न हुआ। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो जरा हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अब आते हैं यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन की बात अब करेंगे हम। इसकी यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं। यहां तो समझ गए हम। अब क्या है यूनानी स्वतंत्रता? यूनानी पर तुर्की का आधिपत्य था। किसका? यूनानी पर किसका आधिपत्य था? तुर्की का आधिपत्य था। जो यूनानी में भी जो इटली एकीकरण, जर्मनी एकीकरण, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसी समय से यूनान में भी अपने राष्ट्रीयता को भावना को, उन देशों को देखा जब स्वतंत्र हो रहा है, अपने एकीकरण कर रहा है, उसी समय से यूनान जो था तुर्की के आधिपत्य में, वो भी चाहता था कि हम भी स्वतंत्र हो। जिस तरह भारत भी 200 वर्ष तक अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे, तो हमारे वीर सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्र दिलाया, उसी तरह यूनानो भी किसके चंगुल में फंसे थे? तुर्की के चंगुल में फंसे थे। तो यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन जारी हुआ। अंतोगत्वा यूनान के साथ देने वाला देश सब हुआ फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि देश, इनको साथ दिया। प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से करते कर अंत में प्रत्यक्ष रूप से आकर यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें सहयोग दिया, जिसे तुर्की को शासन को, आधिपत्य को उखाड़ कर यूनान से फेंक दिया गया। इसको भी स्वतंत्रता रूप से घोषित स्वतंत्र राष्ट्र में निर्धारित कर दी गई। किसको? यूनान को। ध्यान रखना दोस्तों, यूनान किसके आधिपत्य में थे? इस तरह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, यूनान किसके आधिपत्य में थे? तो तुर्की के आधिपत्य में। ठीक है। आंदोलन जब हुआ यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, इस आंदोलन के तहत इसको क्या किया? उखाड़ कर फेंक दिया गया। यहाँ से जिस तरह अंग्रेजों को हमने उखाड़ कर फेंक दिया है, इसकी सत्ता को मार पीट कर भगाया, उसी तरह तुर्की को भी यूनान से उनकी स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने मारपीट को भगा दिया। ध्यान रखना दोस्तों। तो इस चैप्टर में इटली का जो एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, यूनानी स्वतंत्रता क्या संग्राम हुआ, इस सब के बारे में हमने पूरा डिटेल से बता दिए हैं। आज का जो था पहले चैप्टर 10वां का, जो वर्ग 10th का प्रथम चैप्टर इतिहास का, क्या प्रथम चैप्टर इतिहास का था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो लैब क्लास सेकेंड में ये
समाप्त हुआ। इसके बाद हम तीसरे क्लास में लेकर उपस्थित होंगे, लैब के तीसरे क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। सब्जेक्टिव हम जहाँ तक हुआ डिटेल में आप लोगों को बता दिए। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत है समझने में, जरा हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो जरा फिर से हम रिप्लाई उसको बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग से यही निवेदन करेंगे, यदि हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया बीवीडी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत मेहनत लगता है। इतना मेहनत करने के पश्चात हमें सफलता कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना, लेकिन आप लोग जब साथ दीजिएगा तो हमें विश्वास है कि जरूर हमें सफलता मिलेगी। तो हमारे चैनल जो है बीवीडी स्टडी पॉइंट में जरूर ज्वाइन होइएगा, भूलना नहीं दोस्तों। किसमें? बीवीडी स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले दिन हम उपस्थित होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस अध्याय का यूरोप में जो है राष्ट्रवाद, क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका सारा ऑब्जेक्टिव हम डिटेल से लगभग संपूर्ण देने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हुआ आप लोग को थ्योरिकली सब्जेक्टिव हम समझा दिए हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। इसलिए आप लोग से बार बार निवेदन है, कृपया हमारे चैनल जो है बीवीडी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों में अधिक से अधिक क्या शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरा हमको बताइएगा। आप लोग को क्या दिक्कत है, क्या अच्छा लगा, ये भी हमें जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों को कोई विषय अन्य रुचि हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम अन्य क्लास लेकर भी उपस्थित होंगे इसी तरह लैब में। तो आज के क्लास इतना ही पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।